अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदरी एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग शुरू कर रहे हैं बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर को। हमने पहले भी इसकी वीडियोस बनाई थी लेकिन हमारे पास वो 4 वीडियोस मौजूद थी और मज़ीद उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उन्हें हमने अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ था। दोबारा से हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें मुकम्मल चैप्टर को जो है डिस्कस किया जाएगा और साथ में इसे अंडरलाइन भी किया जाएगा ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसके अंदर हम लोग बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके अंदर बेसिकली जो चीज़ें बयान की जा रही हैं वो 3 प्रोसेसेस को बयान किया जा रहा है। एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और तीसरा प्रोसेस जो बयान किया जा रहा है वो है फोटो रेस्पिरेशन। तो इन 3 टॉपिक्स के गिर्द ही हमारा ये चैप्टर जो है घूमेगा, हमारे चैप्टर का यही मौजू रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बायो एनर्जेटिक्स की खुद बात करें कि बायो एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होना और एनर्जी का बदलते रहना जानदारों के दरमियान में। मिसाल के तौर पर अगर लाइट एनर्जी है, सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो जानदारों में चेंज हो जाती है इनटू द केमिकल एनर्जी और इस तरह से फिर उस एनर्जी का यूज़ होता है काइनेटिक एनर्जी के तौर पर, मैकेनिकल एनर्जी के तौर पर। तो एनर्जी का बदलते रहना, ये सारा मामला बायो एनर्जेटिक्स का हिस्सा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो इंट्रोडक्शन के अंदर इसी एनर्जी के यूज़ का डिस्कस किया जा रहा है कि जानदारों को एनर्जी चाहिए। अब इस एनर्जी का वो करेंगे क्या, उन एनर्जी का वो क्या यूज़ करेंगे। तो लिखा हुआ है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो सेल्स होते हैं उन्हें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है और उन मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए उन्हें एनर्जी दरकार होगी। अब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कौन सी करनी होंगी, मिसाल के तौर पर उन्हें बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने होंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में से। मिसाल के तौर पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा वाटर मौजूद है, इन मॉलिक्यूल्स में से ग्लूकोज बनाया जाएगा। फिर ग्लूकोज को आपस में जोड़ करके स्टार्च के मॉलिक्यूल्स बनाने होंगे। उसके अलावा उनकी बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं और उन्हें एक्सक्रिएट करना होता है। वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, हम सेम मिसाल लेंगे कि अगर ये हमारे पास ग्लूकोज मौजूद है तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो उस सूरत में जो चीज़ वेस्ट के तौर पर बनती है वो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब रिमूव भी होना है, तो इस तरह से मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें बनते हैं। मॉलिक्यूल्स को बनाने में भी एनर्जी चाहिए और मॉलिक्यूल्स को एक्सक्रीट करने भी एनर्जी चाहिए। मज़े लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस में से इंफॉर्मेशन निकलती है, न्यूक्लियस में से मैसेंजर आरएनए निकलता है, डीएनए में से मैसेंजर आरएनए निकलता है। पहले वो साइटोप्लाज्म में पहुंचता है राइबोसोम के पास, उसके बाद जो प्रोटीन बन चुका होगा वो गोल्गी बॉडीज के पास पहुंचता है और उसके बाद फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर चला जाता है। तो इस तरह से सेल्स में प्रोटीन बनता है। पहले वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से निकलेगी, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास पहुंचेगी, फिर वो गोल्गी बॉडीज के पास पहुंचेगी और इस तरह से वो सेल के बाहर जहाँ पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पर मज़े लिखा हुआ है कि जो कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन होगी, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होगी या खुद न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी, उन मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स में से आयंस को जो है गुजरना होता है तो उनके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन मौजूद है, हम इसको सेल की मेम्ब्रेन नाम दे देते हैं और इसमें बीच में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अब ये सोडियम अगर मौजूद है मिसाल के तौर पर, तो ये सोडियम जो है इस प्रोटीन से होता हुआ बाहर की तरफ पहुँचेगा। अब इसे पंप करने के लिए, इसे ट्रांसफ़र करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ एनर्जी जो है सेल्स को रिक्वायर्ड होती है। यही बात लिखी हुई है कि इस एनर्जी को जो है वो फ्यूल ऑफ लाइफ के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी कि लाइफ का ईंधन होता है। लाइफ को कैरी आउट करने के लिए उस एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी शुरू में कैसे हासिल की जाएगी, हमें मालूम है कि एनर्जी का एक ही सोर्स मौजूद है और वो सोर्स है सन। सूरज में से ये एनर्जी सारी हासिल होती है। तो सूरज से जो एनर्जी हासिल की जा रही है वो है हमारे पास लाइट एनर्जी। उसे पकड़ने वाले जो जानदार हैं, जो प्लांट्स हैं, वो उसे हासिल करेंगे और उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करेंगे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनमें ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि एटीपी में बदल देंगे, NADPH2 में बदल देंगे और FADH2 में बदल देंगे। पहले ये समझिएगा कि लाइट एनर्जी हासिल होगी, उस लाइट एनर्जी के हासिल होने के बाद कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर फिर वो एनर्जी पहुंच जाती है। लाइट एनर्जी, सूरज वाली एनर्जी, उस एनर्जी की मदद से मॉलिक्यूल्स बनाए जा रहे हैं और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें बहुत एनर्जी मौजूद है और फिर वो मॉलिक्यूल्स, एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दूसरे इंसान में दाखिल होंगे जब वो फूड हासिल करेगा। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स पहुंचते हैं तो उनके टूटने से ये मॉलिक्यूल्स दोबारा से बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें वो एनर्जी हासिल हो जाती है। आगे हमारे हवाले से ये बात बयान की जा रही है कि वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से लाइट एनर्जी को हासिल नहीं कर सकते तो वो एनर्जी को हासिल करने के लिए प्लांट्स को ईट करेंगे। प्लांट को जब खाएंगे तो प्लांट का कार्बोहाइड्रेट उनके पास पहुंच जाएगा, प्लांट में लिपिड होगा तो वो भी पहुंच जाएगा और उनके टूटने से ATP, NADPH2 और FADH2 के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ATP जब दोबारा टूटेगा तो दोबारा एनर्जी हासिल हो जाएगी।
यही बात लिखी हुई है कि एनर्जी का हासिल करना, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देना और उसे मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी कि उसके रिएक्शंस के अंदर यूज़ करना, इसे बायो एनर्जेटिक्स कहा जाएगा। एनर्जी को हासिल करना, एनर्जी को बदलते रहना, ये बायो एनर्जेटिक्स कहलवाएगा। फ्लो ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड चेंज ऑफ इज कॉल्ड द बायो एनर्जेटिक्स। मजीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से बयान करें तो इसको क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड कन्वर्जन कहा गया है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है और कितनी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है। कितनी एनर्जी जो है मिसाल सन से हासिल हुई और कितनी एनर्जी फिर कन्वर्ट हुई, कितनी एनर्जी जो है प्लांट्स ने खुद अपने पास रखी और आगे भेज दी। तो ये सारा जो है डिस्कस किया जा रहा होता है इस बायो एनर्जेटिक्स के अंदर। मज़ीद लिखा हुआ है कि इस एनर्जी का तब्दील होना ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ओबे करता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहते हैं कि एनर्जी जो होती है वो हमेशा ट्रांसफ़र होती रहती है और वो अपनी फॉर्म को बदलती रहती है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो सूरज से जो हासिल हुई है एनर्जी वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो ट्रेवल करती रहेगी और अपनी सूरतों को बदलती रहेगी। आगे मज़ीद लिखा हुआ है कि जानदार जो एनर्जी को हासिल करते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं, उसके दौरान वो एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे एटीपी कहा जाता है और ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है। प्लांट जब लाइट एनर्जी को हासिल करते हैं तो फिर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं एटीपी का। इस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास जब मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो उनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक डाउन करके उनमें से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस एनर्जी की मदद से वो एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एटीपी का बनना जो है इस प्रोसेस को फास्फोराइलेशन कहा जाता है। फास्फोराइलेशन में क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल हमारे पास मौजूद होगा एडीपी का और इस एडीपी के मॉलिक्यूल के साथ एक और फास्फेट जुड़ा जाएगा तो हमारे पास बनेगा एटीपी। आप डी को 2 से जाहिर कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 फास्फेट मौजूद हैं। जब इसके पास एक और फास्फेट आ चुका होगा तो टोटल हो जाएंगे ये 3 फास्फेट। इसको आप एटीपी कह सकते हैं। टी जो है वो 3 को जाहिर कर रहा है यहाँ पर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो 2 फास्फेट वाला मॉलिक्यूल 3 फास्फेट वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और ये 3 फास्फेट वाला मॉलिक्यूल जो है ये एटीपी कहलवाता है। जब ये एटीपी दोबारा टूटेगा तो हमें कुछ एनर्जी हासिल होती है, वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी। तो एटीपी का वापसी एटीपी में टूट जाना ये हमें वापसी वो एनर्जी देगा जो कि इसको बनाने में खर्च हुई थी। तो इस तरह से जानदारों को एनर्जी हासिल होगी। अब यहाँ मज़ीद लिखा हुआ है कि एटीपी बनने के 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक को कहा जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटो यानी कि लाइट को जाहिर कर रहा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब ये है कि जब लाइट एनर्जी की मदद से एटीपी बनाई जाएगी तो इसे जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाएगा। लाजमी बात है ये फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली एटीपी की बात हो रही है। एटीपी फॉर्मेशन जिसके अंदर लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है और ये कहाँ पर होगा, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। और हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और इसका पहला रिएक्शन लाइट रिएक्शन ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद एक स्ट्रक्चर थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन भी उसी जगह पर होगा जहाँ लाइट रिएक्शन होगा, जहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, यानी कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर ये हमारे पास एटीपी बनेगा, यानी कि एडीपी का मॉलिक्यूल इसके साथ एक फास्फेट जुड़ेगा और लाइट एनर्जी भी मौजूद होगी और फिर ये एटीपी का मॉलिक्यूल बनेगा। आगे हम डिटेल से इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे। एक और लिखा हुआ है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है ये रेस्पिरेशन के दौरान होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के एक हिस्से में होगा जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसके अंदर एक फोल्डल मेम्ब्रेन इस तरह से मौजूद होती है, उसे क्रिस्टी कहा जाता है। तो क्रिस्टी के अंदर ये रिएक्शन हो रहा होगा तो इस दौरान ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा और नतीजे में हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हो रही होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडीपी का मॉलिक्यूल है, इसके साथ में एक फास्फेट जुड़ेगा और उसके साथ में एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन जुड़ेगी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो इससे जो है हम लोग कह रहे होते हैं ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, एनर्जी भी लॉस होगी। तो एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का इस्तेमाल करके एटीपी को बनाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल जो होगा तो वो एक मॉलिक्यूल जो है जिसके पास फास्फेट मौजूद होगा वो अपना फास्फेट रिमूव कर देगा। जब उसमें से फास्फेट निकल जाएगा वो जा करके एटीपी के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से एटीपी का मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा। तो ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो एक मॉलिक्यूल अपना फास्फेट निकाल करके दूसरे को दे दे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। मजीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल के अंदर जब एटीपी बनती है, यानी कि जब एडीपी के साथ में एक फास्फेट आकर के जुड़ता है तो साथ में से एनर्जी भी ज़रूरत होती है और वो होती है 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी।
यही एनर्जी जब एटीपी दोबारा टूटेगा एडीपी के अंदर, यही एनर्जी हमें वापसी हासिल होगी। मज़ीद लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ये पी ज़ाहिर किया जा रहा है, इसका मतलब है फास्फेट फिनॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। जैसे कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद है फास्फोरिक एसिड H3PO4। अब ये एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर इसमें से फास्फेट हासिल होगा तो ये हमारे पास कहलवाएगा पी यानी कि इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो इस तरह से ये फास्फेट जो है इस मॉलिक्यूल के टूटने से भी हासिल हो सकता है, एटीपी के टूटने से भी हासिल हो सकता है। मज़े लिखा हुआ है जानदारों में दो रिएक्शन है जिनके नतीजे में एटीपी बनाया जाएगा, एक है रेस्पिरेशन और दूसरा है फोटोसिंथेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फोटोसिंथेसिस को अगली वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।